नमस्कार। अनिवार्य हिंदी की व्याकरण की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हमने पिछली जो कक्षाएं पढ़ी उसमें भाषा का अध्ययन कर लिया था और आज हम व्याकरण का परिचय और व्याकरण के अंग पढ़ेंगे। हमने जो भाषा पढ़ी थी उसका पहले रिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी थी भाषा। क्या पढ़ी थी? भाषा में सबसे पहले हमने क्या पढ़ी? भाषा की व्युत्पत्ति। बोलना आना चाहिए। भाषा की व्युत्पत्ति। भाषा शब्द संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है व्यक्तवाणी। क्या होता है? व्यक्तवाणी। फिर हमने पढ़ी थी परिभाषा। क्या पढ़ी थी? परिभाषा। व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस साधन या माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहा जाता है। फिर हमने इसके बाद पढ़ा था महत्व। भाषा का महत्व। भाषा का महत्व पढ़ा था। यदि संसार के लोगों को भाषा का ज्ञान नहीं होता तो यह संसार गधों की विराट बस्ती होता और मनुष्य किसी अंधेरे कमरे के कोने में पड़ा होता। उसे अपने अस्तित्व का कोई ज्ञान नहीं होता। इसलिए मनुष्य के जीवन में भाषा का अत्यधिक महत्व होता है। फिर हमने पढ़े थे भाषा के प्रकार। मुख्य रूप से भाषा के दो प्रकार हैं और सामान्य रूप से जो प्रकार हैं वो कितने हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। जब व्यक्ति बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है तो उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। जैसे नेताजी के भाषणों को सुनकर देश के लोग जागरूक हो गए। नंबर 2, लिखित भाषा। जब व्यक्ति लिख करके अपने विचारों का आदान प्रदान करता है तो उसे लिखित भाषा कहा जाता है। जैसे राम ने सीता को पत्र लिखा, राधा ने कृष्ण को संदेश लिखकर भेजा, विद्यार्थी ने उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों को हल किया। इसके बाद हमने पढ़ा था सांकेतिक भाषा। जहां व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए संकेत या इशारा करता है उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी के द्वारा गाड़ियों को रुकने और गाड़ियों को चलने का संकेत देना। फिर हमने और उदाहरण देखे थे। जैसे क्रिकेट मैच में अंपायर के द्वारा निर्णायक मत देना, गाय का रंबाना, चिड़िया का चहचहाना सांकेतिक भाषा में संकेत किए जाते हैं। इसलिए सांकेतिक भाषा को सबसे कठिन माना जाता है क्योंकि संकेत कभी निश्चित नहीं होते। फिर इसके बाद हमने पढ़े थे विविध रूप। भाषा के विविध। हम रिवीजन कर रहे हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं और बिना अभ्यास के कोई कार्य पूरा नहीं होता है। अभ्यास होना जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अर्थात बार बार अभ्यास करते रहने से कोई भी जो कार्य है वो हम पूरा कर सकते हैं और बिना अभ्यास के कोई चीज याद नहीं होती। इसीलिए हम जो हमने पढ़ा उसे हम रिवीजन कर रहे हैं, उसे हम दोबारा से पढ़ रहे हैं ताकि हम उस चीज को नहीं भूलें। और यही हमारी कमजोरी है कि हम कोई चीज पढ़ते हैं उसके थोड़ी देर बाद उसे सोच लेते हैं पढ़ लिया, अब इसका क्या मतलब है, इसे हम दोबारा रिवीजन क्यों करें, और यही गलती हमको मारती है। इसलिए हम रिवीजन कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो विविध रूप में सबसे पहले हमने पढ़ा था भाषा जो विस्तृत भूभाग में बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? शाबाश। फिर हमने क्या पढ़ा था? बोली। जो सीमित भूभाग में बोली जाती है उसे बोली कहा जाता है। फिर हमने इसके बाद क्या पढ़ा था? मातृ। जो हम माता के मुंह से सीखते हैं, हमारी माँ के मुंह से, उसे मातृभाषा कहा। फिर हमने क्या पढ़ी थी?
राज्य भाषा। क्या पढ़ी थी? एक राज्य का शासन संचालन जिस भाषा में किया जाता है उसे राज्य भाषा कहा। फिर हमने क्या पढ़ी थी? राष्ट्र। तो संपूर्ण राष्ट्र के लोगों द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। परंतु हमारे भारत में जो है एक राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि ये बहुभाषी राष्ट्र हैं। कैसा राष्ट्र है? बहुभाषी। इसके बाद हमने पढ़ी थी इकाइयां। क्या पढ़ी थी? इकाइयां। किसकी इकाइयां? ठीक है। और इकाइयों में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? ध्वनि। क्या पढ़ी थी? व्यक्ति के मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज को ध्वनि कहा जाता है। ये भाषा की सबसे छोटी कौन सी इकाई होती है? मौखिक इकाई। कौन सी इकाई? मौखिक इकाई। फिर हमने क्या पढ़ा था? वर्ण। वह छोटी से छोटी इकाई जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहा जाता है। यह भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था शब्द। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द का निर्माण होता है, जैसे क, मैं, ले, तो दोनों तीनों मिलाकर बन गए कमल। फिर हमने पढ़ा था पद। शब्दों के मिलने से पद का निर्माण होता है, जैसे राम ने कारक चिन्ह का प्रयोग हो गया, रावण को तो पद बन गया, बाण से तो पद बन गया, मारा क्रिया, तो ये। और इसके बाद हमने पढ़ा था वाक्य। तो पदों के मिलने से जब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है तो उसे वाक्य कहा जाता है। जैसे राम विद्यालय जाता है, सीता खाना बनाती है, पापा बाजार जाते हैं। हमने ये सारी चीजें क्लियर कर ली है। हम आज इसका 5 या 10 मिनट रिवीजन कर रहे हैं और इसके बाद हम अगला जो हमारा टॉपिक है वो है व्याकरण, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा था वर्गीकरण। क्या पढ़ा था? वर्गीकरण। अब देखिए वर्गीकरण में सबसे पहले हमने पढ़ा था पूर्वी हिंदी। क्या पढ़ा था? पूर्वी हिंदी। आप जानते पूर्वी हिंदी मैंने सिखाने के लिए 3 अक्षर सिखाए थे कि A, B, C, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर हमने पढ़ा था पश्चिमी हिंदी। क्या पढ़ा था? पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी की मैंने ट्रिक सिखाई थी कि खबरी बाबू कन्नौजी, खबरी बाबू कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू भाषा, बुंदेली, कन्नौजी। फिर मैंने इसके बाद सिखाया था बिहारी हिंदी, और मैंने इसमें ट्रिक बताई थी मामा भोजपुरी। क्या बताई थी? मगही, मैथिली, भोजपुरी। फिर इसके बाद मैंने पढ़ाया था राजस्थानी हिंदी। ठीक है, राजस्थानी। अब इसमें था मामा में हाड़ोती जाऊं। इसकी ट्रिक क्या थी? मामा में हाड़ोती जाऊं। और इसमें जो मैंने आपको बताया था कि मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ोती। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने पढ़ाया था पहाड़ी हिंदी। क्या पढ़ाया था? पहाड़ी हिंदी। इसमें मैंने बताया था जीके में परफेक्ट है। किसमें? जीके में। गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली। ठीक है, ये हमारा टॉपिक पूरा हुआ। और इसमें एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो है भाषा की विशेषता से संबंधित। भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? मैंने आपको 9 विशेषताएं सिखाई थी। कितनी सिखाई थी? ये जरूरी नहीं है कि 9 याद होना जरूरी है, कम भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 जरूरी नहीं है, अगर कम भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। अब हम आगे पढ़ते हैं। और अगर भाषा की विशेषता की बात करें तो मैं वो भी बोल देता हूं, वो भी रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा था भाषा सामाजिक धरोहर होती है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती, भाषा अर्जित संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। गेट लगा दे भैया, ये आवाजें आ रही ना फिर डिस्टर्ब होगा। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती, भाषा अर्जित संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है,
भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर चलती है। भाषा का मानक रूप होता है। ठीक है, भाषा कठिन से सरल की ओर चलती है। अब हम पढ़ते हैं व्याकरण। क्या पढ़ेंगे हम? करें शुरू। ये हमने पुराना जो हमने पहले पढ़ा वो सारा रिवीजन किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभ्यास करना जरूरी है। बिना अभ्यास के सफलता प्राप्त नहीं होती। अभ्यास करेंगे जब भी हम सीखेंगे, बिना अभ्यास के नहीं सीख सकते। अब देखिए, आज हमारा टॉपिक क्या है? शाबाश, क्या टॉपिक है? व्याकरण। अब मैंने व्याकरण लिखा तो सबसे पहले तो हम व्याकरण की व्युत्पत्ति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? व्याकरण की व्युत्पत्ति। व्याकरण की व्युत्पत्ति। खोल दे भैया, गेट खोल दे। वो क्या है ना कि आजकल शादियों का माहौल चल रहा है। ठीक है, क्या करें, आवाजें आएगी सही। चलते हैं, व्युत्पत्ति। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, जो व्याकरण शब्द है, कौन सा शब्द? वि उपसर्ग, आ उपसर्ग, क्री धातु, ल्युट प्रत्यय से मिलकर बनता है। प्रत्यय कौन सा है? ल्युट। प्रत्यय कौन सा है? अब यहां ध्यान दें, वी क्या है? उपसर्ग। वी क्या है? आ क्या है? उपसर्ग। क्री क्या है? और ल्युट क्या है? ये नहीं है कि एक ही उपसर्ग होगा, नहीं नहीं नहीं, दो भी हो सकते हैं। तो कहीं ऐसा ना सोचे कि सर दो उपसर्ग, अरे दो भी लगते हैं, किसी शब्द में दो उपसर्ग भी होते हैं। तो वी क्या है? उपसर्ग। वी क्या है? आ क्या है? क्री क्या है? और ल्युट क्या है? ध्यान से देखें, अब ये जो व में ई लग रहा है, वी हो रहा है ना, व में जो ई है, आपने यण संधि पढ़ी है। अगर ई के सामने, किसके सामने? ई के सामने असमान स्वर आए तो ई का क्या हो जाता है? शाबाश। ई का क्या हो जाता है? पढ़ रखा है ना, ई को यणची सूत्र चलता है, ई उ री ली। यदि ई के सामने असमान स्वर आए तो ई का य, उ का व, री का र और लिरी का ल हो जाता है। देखिए, तो यहां ई का तो यह हो गया, ई का तो यह हो गया। अब यहां बढ़े तो वह है। अब वह में से अगर ई निकल गई छोटी तो केवल वह आधा बचा। कैसा बचा? आधा बचा। आगे बढ़ते हैं। अब इस ई का क्या हो गया था? अरे भगवान ने मुंह दिया ना, बोल तो सकते हैं ना। इस ई का क्या बचा? यह। और ये भी कैसा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक, आधा है। आगे बढ़ते हैं, इधर क्या बच रहा है? शाबाश। धातु कौन सी है? कौन सी है? बोलना भी नहीं आता। क्री कौन सी धातु है? अच्छा, 4 बार बोल दिया तो ही आपको बोलना नहीं आ रहा। क्री धातु कौन सी है? और याद रखिए, क्री धातु का जो है कर हो जाता है। क्या होता है? तो ये कर। ठीक, जो ल्युट प्रत्यय है इसका अन शेष रहता है। क्या शेष रहता है? अन। तो ये अन। ठीक, अब अगर हम इन्हें जोड़ें, ये आधा वह है, ये आधा वह, यह में आ मिला व्या, ये क है, क लिख दिया। अब यहां देखें तो र आधा है और ए पूरा है, मतलब सॉरी, र आधा है और पीछे ए है, तो ये र में ए मिलेगा तो र कैसा हो जाएगा? पूरा। अब ये न, तो व्याकरण बना। क्या बना? व्याकरण। अब बहुत सारे सोचेंगे सर यहां तो अणे हैं, यहां न आ रहा है, ये कैसे बना? सुनिए, एक नियम है, र
री और श आने पर उसके पीछे जो न होता है, देखो नियम, र री श के बाद र, ये र, री ये री और श ये स के पश्चात यदि न हो, क्या हो, तो न का क्या हो जाता है, अणे, न का क्या हो जाता है, शाबाश। तो ये व्या, ये क, र और न का क्या होगा, शाबाश, न का क्या होगा, तो ये बन गया व्याकरण। ये क्या बन गया, व्याकरण। क्या बन गया, अब यहां देखिए, ये पूरी व्युत्पत्ति है, ऐसे करके व्याकरण बनी है और इन शब्दों के सहयोग से व्याकरण का निर्माण हुआ, व्याकरण शब्द का निर्माण हुआ। अब पढ़ते हैं आगे, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ। व्याकरण का शाब्दिक, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना। क्या होता है, विश्लेषण करना। ठीक है, आप ऐसा करें, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें, मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आगे बढ़ते हैं। ये पूरी हमने व्युत्पत्ति पढ़ी और इसका शाब्दिक अर्थ पढ़ा, विश्लेषण करना होता है। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये क्या है, उपसर्ग, ये और ये वी क्या है, आ क्या है, क्री क्या है और ल्युट से मिलकर के कौन सा शब्द बनता है, ये मैंने पूरा आपको समझा। और शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विश्लेषण। अब आगे बढ़ते हैं, मिटा दे इसको तो, है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन। बोलो, भाषा एक व्यवस्था है जिसमें व्याकरण के विभिन्न अंगों, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य आदि में निश्चित व नियमबद्ध संबंध होता है। अब यहां देखिए, भाषा एक क्या है, शाबाश। अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाए, भाषा क्या है, एक व्यवस्था, एक व्यवस्था। ठीक है, भाषा एक व्यवस्था जिसमें व्याकरण के विभिन्न अंगों, और अंग कौन सा है, वर्ण, शब्द आदि में निश्चित व नियमबद्ध संबंध होता है। निश्चित व नियमबद्ध क्या होता है, संबंध होता है। अब आगे बढ़ते हैं, परिभाषा, व्याकरण की परिभाषा। बोलो, व्याकरण वह शास्त्र है, यहां ध्यान देना, शास्त्र लिखा मैंने, शास्त्र मतलब होता है ग्रंथ और शस्त्र मतलब होता है हथियार। मैंने शस्त्र नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा, शास्त्र। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध लिखने शुद्ध बोलने
तथा शुद्ध पढ़ने का ज्ञान कराता है, उसे ही व्याकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब यहां ध्यान देना, व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण ध्यान दो, व्याकरण वह ग्रंथ है। शास्त्र मतलब ग्रंथ, शस्त्र मतलब हथियार। मैंने शस्त्र लिखा क्या? मैंने क्या लिखा? शाबाश। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध लिखने, शुद्ध बोलने, शुद्ध पढ़ने का ज्ञान कराता है, उसे ही व्याकरण कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? सबसे पहले हमने व्याकरण की व्युत्पत्ति पढ़ी, फिर हमने व्याकरण के बारे में भूमिका, जो व्याकरण से जो रिलेटेड है वो सारी बातें पढ़ी, फिर हमने व्याकरण की परिभाषा पढ़ी, मतलब व्याकरण को समझा, फिर हमने व्याकरण की परिभाषा पढ़ी, और अब हम आगे बढ़ते हैं, व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं और व्याकरण के अंग की जो है उनसे हम परिचित होंगे। तो आगे बढ़े, आप ऐसा करें, मैं हटूं और यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर हम अपन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग, देखिए व्याकरण के कितने अंग होते हैं? शाबाश। कितने अंग होते हैं? कितने अंग होते हैं? अच्छा पढ़े, कम पढ़े पर अच्छा पढ़े, ताकि हमें वो याद रहे। बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो किताब लेके बैठ जाते हैं और सोचते कि 1 घंटे में मुझे 15 पेज पढ़ने हैं। वो केवल 15 पेज पढ़ रहे हैं, वो सीख नहीं रहे हैं। चाहे आप 1 घंटे में 1 पेज पढ़ें, पर उसको ढंग से सीखें। ये मायने नहीं रखता है कि हमने कितना पढ़ा, ये मायने रखता है कि हमने कितना सीखा। इसलिए सीखें, समझकर पढ़ें। ये नहीं कि मन में आ रहा वो पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, और समझ में नहीं आ रहा तो ही पढ़ते जा रहे हैं, तो फिर उस चीज का कोई महत्व नहीं। अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सफलता जरूर मिलती है। और ये बात जरूर याद रखें, प्रवचन ही प्रवचन करने से कभी काम पूरा नहीं होता है, कार्य को करना पड़ता है। मैं भी अगर रोजाना प्रवचन देने लग जाऊं, ऐसा करो वैसा करो ऐसा करो, तो उससे पूरी नहीं पड़ती। बहुत सारे लोग ऐसे ही काम करते हैं बेजा बांधने का। 1 घंटे में से 45 मिनट तो वैसे ही सपाट कर देते हैं, 15 मिनट किताब लेके बैठ जाते हैं, तो उससे अपनी पूरी नहीं पढ़नी है। उससे अच्छा है कि हम उस सारे समय का सदुपयोग करें, क्योंकि रोजाना दिया गया प्रवचन भी लाभदायक नहीं होता है। समय की एक सीमा होती है, हर चीज समय के अनुरूप बताई जाती है। तो अपन तो बढ़ते हैं, व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग कितने हैं? अगर प्रश्न पूछा जाए तो व्याकरण के अंग कितने हैं बता सकते हैं आप? मैं आपसे पूछूं व्याकरण के अंग क्या कितने होते हैं? भाषा क्या है? एक व्यवस्था। भाषा क्या है? एक व्यवस्था। अब आधे तो यूं ही बाहर हो जाए, उनसे पूछ लेते, भाषा क्या है? एक व्यवस्था, है ना? देखो आधे तो यूं ही बाहर हो जाए, उनको पता ही नहीं क्या है। चले आगे, व्याकरण के अंग कितने हैं? पहला अंग कौन सा है? वर्ण विचार। पहला अंग कौन सा है? वर्ण विचार। शाबाश।
दूसरा अंग है शब्द विचार, और तीसरा अंग कौन सा है? पद विचार। चौथा अंग कौन सा है? वाक्य विचार। अगर प्रश्न पूछा जाए वाक्य क्या है, तो पदों के मिलने से जब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है तो उसे वाक्य कहा जाता है। ठीक है, वाक्य क्या है? तो पदों के मिलने से जब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है तो उसे वाक्य कहा जाता है। पर हम पढ़ रहे हैं वाक्य विचार। चलते हैं, नंबर 1 लेते हैं। सबसे पहले कौन सा लेंगे? बोलो। ये वर्ण विचार किसका अंग है? यही दिख रहा है, व्याकरण का अंग। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लड़कों का बेजा काम नहीं करता है, उनके सामने कोई चीज है तो भी उनको बोलना नहीं आ रही। मैंने ये पूछा ये वर्ण विचार किसका अंग है, यहां लिखा रहा है व्याकरण। ये तो सीधी सीधी वही बात हो गई। रामायण पढ़ रहे, मैं कहूं कि राम जी के पिताजी का नाम क्या था, तो उनको क्या पता क्या था, तो क्या मतलब निकला फिर पढ़ने का? अब यहां स्पष्ट लिखा रहा है वर्ण विचार किसके अंग है? व्याकरण। मैंने प्रश्न पूछा तो ये किसी ने नहीं बोला, इसका मतलब है आपका बेजा काम नहीं कर रहा है, अचेतन है आप। सही से पढ़ाई कीजिए, ध्यान रख के पढ़िए, कहीं ऐसा ना हो कि यही पेपर में आ जाए, क्योंकि हमारे सिलेबस का एक भाग है। प्रश्न कहां से आएंगे? यहीं से आएंगे। भाषा में से पूछ लेगा, या व्याकरण में से पूछ लेगा, या लिपि में से पूछ लेगा, या लिपि की विशेषता पूछ लेगा, या लिपि किसे कहते हैं ये पूछ लेगा, या भाषा की विशेषता पूछ लेगा। प्रश्न यहीं से तो बनेंगे। चलते हैं वर्ण विचार। बोलो, इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, मैंने वहां कोमा लगा दिया, ठीक है। इसके अंतर्गत वर्णों के आकार वर्णों के प्रकार वर्णों के वर्गीकरण का उल्लेख किया जाता है। अब 3 बातें याद रखनी है। इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? किसके अंतर्गत? रह जाएगा याद। इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, वर्णों के प्रकार, वर्णों के वर्गीकरण का उल्लेख किया जाता है। इसे वर्ण विचार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, वर्ण के बाद हमारे कौन सा भाग आएगा? कौन सा अंग आएगा? ठीक है, शब्द विचार। अच्छा, शब्द विचार किसका अंग है? शब्द विचार किसका अंग है? बता दोगे? शब्द विचार किसका अंग है? वर्ण विचार किसका अंग है? व्याकरण के कितने अंग होते हैं? भाषा एक क्या है? शाबाश। चलते हैं आगे। शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों के भेद
शब्दों के भेद, शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की व्युत्पत्ति। अब देखो मैंने अलग अलग बोल दिया ना दोनों, और ये मैं 4-5 बार आपको समझा चुका हूं कि उत्पत्ति किसे कहते हैं, व्युत्पत्ति किसे कहते हैं। ठीक है, शब्दों की व्युत्पत्ति, इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की व्युत्पत्ति, आदि का उल्लेख किया जाता है, आदि का उल्लेख किया जाता है। देखिए इधर इसमें भी 3 बातें ध्यान रखनी है। कितनी बातें? 3। कितनी रखनी है? 3। देखना ध्यान से, इसमें भी 3 ही रखी थी अपन। आकार, प्रकार, वर्गीकरण। क्या रखी थी? आकार, प्रकार, वर्गीकरण। कितने आदमी थे सरदार? 3। कितने आदमी थे सरदार? 3। अब इधर देखो, आकार, प्रकार, वर्गीकरण। आकार, प्रकार, वर्गीकरण। इधर देखो कितने आदमी थे सरदार? 3। भेद, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति। भेद, भेद, आकार, आकार, भेद, उत्पत्ति। कितने आदमी थे सरदार? रह जाएगा यार? हाँ चलो आगे। नहीं ऐसे मत लिखिए आना कितने आदमी थे सरदार, ये तो मैंने है ना आपको याद कराने के लिए बोला है। तो इसके अंतर्गत शब्दों के क्या आएंगे? भेद आएंगे, और शब्दों की, शब्दों की, ठीक है ना। आदि का इसमें उल्लेख किया, इसे ही क्या कहते हैं? शब्द विचार। इसे ही शब्द विचार कहा। बताओ ये अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने कितने अंग पढ़ लिए? किसके पढ़े? किसके अंग पढ़े? कितने अंग हैं? वाह यार क्या बात, कितने अंग हैं? कितने पढ़ लिए? और 2 की विशेषता में तो ऐसे याद रखेंगे, कितने आदमी थे सरदार? ये ना, कितने आदमी थे सरदार? रह जाएगा। और इसमें सीधा है आकार, प्रकार। देखो आकार, और नीचे भी याद रख लेंगे भेद। हो गया ना 3 आदमी। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे मत लिखे आना जय वीरू और बसंती, हाँ ऐसे नहीं है, ठीक है ना। तो इसको अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं। मैं 1 मिनट के लिए हटता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और क्लास वालों को तो लेकिन इसकी कोई जरूरत हो भी नहीं रही है ना। क्लास वाले अच्छे से समझ भी रहे हैं। इनको मैं PDF सेंड कर भी दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो फिर ठीक है, हमने 2 अंग तो पढ़ ही लिए। अब आगे बढ़ते हैं। देख भैया मेरे पास इतनी सुविधा तो है नहीं। मेरे पास तो ये सिंपल बोर्ड है, इस पे मैं पढ़ा रहा हूं, इस पे तो मिटाना पड़ता है। ये कोई डिजिटल तो है नहीं जो बटन दबाया और दूसरी स्लाइड चालू हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो आपने वो सुना ही होगा, गांव में कहते हैं कि जिसके पास चने होते हैं उनके पास चावने वाले, और जिनके पास चावने वाले होते हैं उनके पास चने। अर्थ ये है कि जिनके पास सुविधाएं हैं उन्हें सुविधा का उपयोग करना, वाह क्या बात है। और जिनके पास सुविधाएं नहीं है वो सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं परंतु उन्हें प्राप्त नहीं होता। तो हम तो एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं और आप इसमें सहयोग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे कहते हैं ना, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं, अपन इसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तो मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, ये आपकी मर्जी है। आप तो पढ़ लो, वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो हम पढ़ते हैं तीसरा अंग,
क्योंकि कहने से कोई किसी की बात नहीं मानता, कहने से अगर बात मानते तो इंसान न जाने क्या होते। चले आगे। तीसरा अंग कौन सा है? अच्छा अच्छा, पद विचार। इसके अंतर्गत, अच्छा किसके अंतर्गत? पद विचार के अंतर्गत। इसके अंतर्गत पदों के प्रकार तथा पदों से वाक्य निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। ठीक है। इसके अंतर्गत पदों के प्रकार तथा पदों से किससे किससे वाक्य निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। उल्लेख किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। और आखिरी अंग कौन सा है? शाबाश। वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्यों के अन्वय वाक्य का विश्लेषण वाक्य का संश्लेषण आदि की प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। यहां ध्यान देना, वाक्यों के अन्वय है ना, एक तो याद रख लेना वाक्यों के अन्वय, फिर वाक्यों का, तो वाक्य का विश्लेषण और वाक्य का संश्लेषण आदि की प्रक्रिया का उल्लेख किया किसमें? किसमें? ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाए, हम सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? हिंदी। कौन सा पढ़ रहे हैं? हिंदी। अगर ऐसे पूछा जाए हिंदी कौन सी भाषा है, इधर ध्यान देना, हिंदी भाषा है संश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक, तो आपका उत्तर क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? आप सब गलत बोल रहे हो। हिंदी संश्लेषणात्मक भाषा, हिंदी कौन सी भाषा है? विश्लेषणात्मक। अब याद रखना हमेशा से, हिंदी कैसी भाषा है? विश्लेषणात्मक। देखो छोटी ए की मात्रा लग रही है, ट्रिक से याद रखो तो ऐसे रख लेना, इधर छोटी ए की लग रही है, देखो विश्लेषण में भी छोटी ए की लग रही है। तो हिंदी भाषा कैसी है? विश्लेषणात्मक। और संस्कृत भाषा कैसी है? संश्लेषणात्मक। संस्कृत भाषा कैसी है? हिंदी भाषा कैसी है? शाबाश। और संस्कृत कौन सी है? संश्लेषणात्मक। अभी तो कम से कम ये समझ लीजिए आप 50% जो विद्यार्थी है उनको ये पता भी नहीं है कि हिंदी कैसी भाषा है। विश्लेषणात्मक। कैसी है? और संस्कृत कैसी है? संश्लेषणात्मक। जब मैंने आपसे प्रश्न किया तो आपने भी गलत बताया था,
बताया था कि नहीं बताया था? चलें आगे। तो हमने यहां तक पढ़ा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये व्याकरण का परिचय और व्याकरण के अंग समाप्त हो चुके हैं। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा लिपि। उससे पहले मैं एक बार ये बता देता हूं, क्योंकि अब टाइम भी हो गया क्लास का। हमने व्याकरण पढ़ी, व्याकरण शब्द की उत्पत्ति पढ़ी, वी आक्री ल्युट से मिलकर के व्याकरण शब्द की उत्पत्ति होती है। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना। व्याकरण के 4 अंग होते हैं। पहला अंग होता है वर्ण विचार, दूसरा अंग होता है शब्द विचार, तीसरा अंग होता है पद विचार और चौथा अंग होता है, ये हमने अध्ययन किया। अब हम आने वाली क्लास में, अगली क्लास में लिपि के बारे में पढ़ेंगे। तो कल मिलते हैं। धन्यवाद।